हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका। तो पॉलिटी की जो यात्रा है, जो पढ़ाई है, वो लगातार जारी है। अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू आप भारतीय राज्य व्यवस्था के अलग अलग पहलुओं से परिचित हो रहे हैं और कुछ दिलचस्प पहलुओं से भी आप इसके अवगत हो रहे हैं। आपकी जानकारी विविध इसके स्तंभों तक, विविध स्तरों तक पहुंच रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब इस विश्वास पे आपको खरा भी उतरना है। जब कोई ये कहता है कि ये मेरा विश्वास है, तो इसका अर्थ ये भी होता है कि उसकी अपेक्षा भी है। तो जब भी मैं आपसे ऐसा कहता हूं, तो मेरी आपसे अपेक्षा भी होती है कि आप इस पर खरा उतरें। तो अभी तक की भारत एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हालांकि फेडरल शब्द कहीं प्रयोग नहीं है, हमने अपने संविधान में यूनियन शब्द प्रयुक्त किया है। और जितने आरोप लगाए हम पर, हमारे देश पर, जितने संविधान पर, हमारी व्यवस्था पर आरोप लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए, क्या आरोप लगाया कि ये एक संघात्मक देश नहीं है, लेकिन तमाम जो सबका जो जवाब था संविधान के पितामह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद दे दिया था। तो उसी डेमोक्रेटिक प्रणाली में, उसी संविधान के अध्ययन के तहत अभी आपने केंद्र के बारे में अध्ययन किया, अब आप राज्य के बारे में अध्ययन आपने किया। एक और लेयर आज आपके सामने है। संविधान में एक दूसरी तरह की जो व्यवस्था है वो है यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र। तो यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हम जानेंगे, व्यवस्था के बारे में जानेंगे। संविधान का भाग 8 है जो इस संबंध में व्यवस्था प्रदान करता है। तो भाग 8 है और शीर्षक इसका संघ शासित क्षेत्र ही है, लेकिन मैंने आपको सीधे प्रशासन की ओर खींचने के लिए इसका टाइटल यूनियन टेरिटरी का टाइटल संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से सीधे आपको जोड़ा है। यहाँ तक खींचने की मेरी कोशिश रही है। तो इस पर आप निश्चित रूप से फोकस करेंगे, जानकारी लेंगे। यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित क्षेत्र। तो जब हम भारत के संविधान का भाग 1 पढ़ रहे थे और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में और यूनियन ऑफ इंडिया में फर्क है। तो टेरिटरी ऑफ यूनियन में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो संघ का क्षेत्र है, राज्यों का क्षेत्र है। यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं, संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं, तो अर्जित राज्य क्षेत्र शामिल है। तो आज जो सेक्शन है हमारा, जो लेक्चर है, आज जिस मुद्दे पर आपको फोकस करना है वो है संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो कहीं पड़ा हुआ था कोने में और आज आपसे बात करनी पड़ रही है। पिछले कुछ समय में, हाल फिलहाल के वक्त में, ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। खास तौर पे इस सदी का जो नायक है, खास तौर पे जिसे नायक के तौर पे जाना जाता है, युवा नायक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री जो उभर करके आए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, देश के जो है जन आंदोलन ने एक मुख्यमंत्री को जन्म दिया। इस देश की धरती, इस देश की राज व्यवस्था बड़ी उर्वर है। जब जब मचती है तो कुछ न कुछ निकाल के रखती है। तो इस देश की व्यवस्था ने एक चीफ मिनिस्टर को जन्म दिया और श्रीमान केजरीवाल जी के बारे में आप सब जानते हैं। और कोई सीधा अस्तित्व में आए और उसके बारे में तमाम बातें चलने लग जाएं, तो कितनी महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में चर्चा हो, परिचर्चा हो, उसकी आलोचना हो, उसकी प्रशंसा हो, तो ये किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है। तो भारतीय राजनीति में दैदीप्यमान जो सितारा है, जो व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, तो उनका जो संबंध है वो संघ शासित क्षेत्र से ही है। दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है और आप सुनते होंगे कि रोज उनके और केंद्र सरकार के बीच तलवारें खिंची रह जाती हैं। और जहां उनके साथ समस्या ये है कि उनको हर
तो बहुत सारी चीज़ों के लिए केंद्र का सहयोग नहीं प्राप्त होता है या केंद्र के सहयोग की जरूरत महसूस होती है, वहीं वो पूरी तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वहीं केंद्र को समस्या ये है कि नाक के नीचे उनकी आलोचना करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है या विपरीत जो है विरोध करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये बड़ी स्थिति संकटपूर्ण रही है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए, तो आप ये मुद्दा सुनते होंगे, टकराव का मुद्दा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये उन्हीं सब जिज्ञासाओं, उन्हीं सब सवालों का उत्तर देगा आपको। आप इसको जैसे ही इस पर ध्यान से जाएंगे अलग अलग प्रावधानों में, तो मेरी कोशिश है कि आप बात समझ पाएंगे कि दिक्कत है कहाँ, तकलीफ कहाँ से निकलती है। कई बार तकलीफ होती है, पता ही नहीं चलता है कि तकलीफ कहाँ से निकल रही है, तकलीफ कहाँ से, इसका संबंध किस जगह से है। जैसे दिल एक जो है तकलीफ देने वाली चीज है, आप दुखी हैं अंदर से। अब कई बार पूछा जाता है कि वास्तव में दिल क्या चीज है, मन है कि हार्ट है। अगर साइंटिफिक टर्म में आप देखें तो क्या है, हृदय है कि मन है, नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि हार्ट तो पंप करने का काम करता है और मन सोचने का काम करता है, संवेदनाओं को पहुंचाने का। तो कई समस्याएं हैं इसमें। तो देखते हैं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। सबसे पहले एक नज़र डालें कि संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं। तो भारत के संविधान के भाग 8 में इसके संबंध में प्रावधान दिए हुए हैं और भाग 8 का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, भाग 8 का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 239 239। ये कहता है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा। प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासक के माध्यम से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, चाहे नाम उसका कुछ भी दे दो। ये वैसे ही है कि ईश्वर के नाम कुछ भी दे दो, ईश्वर ही है। उसी तरह से प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का, हर एक यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन है वो एक प्रशासक के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से किया जाएगा। कहीं पर उनका नाम प्रशासक होगा और कहीं पर उनका नाम उपराज्यपाल होगा, कहीं पर प्रशासक, कहीं पर उपराज्यपाल। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो शक्तियां हैं संघ राज्य क्षेत्रों की, वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही, राष्ट्रपति की ही शक्ति है। लेकिन कौन चलाएगा, तो प्रशासक की सहायता से, एडमिनिस्ट्रेटर। और इस प्रशासक को कहीं पर उपराज्यपाल कहेंगे, कहीं पर इस प्रशासक को प्रशासक के नाम पे ही जानेंगे। तो हम देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में को कैसे राष्ट्रपति महोदय प्रशासक के माध्यम से चलाते हैं। थोड़ा सा जिक्र मैं इस बात पर करूं कि संघ राज्य क्षेत्र जो थे वो कैसे क्षेत्र थे। तो इनके संबंध में ब्रिटिश भारत में की जो स्वतंत्रता के समय जो रियासतें बनी, ABCD 4 पार्ट्स में रखा गया और उसमें पार्ट C में चीफ कमिश्नर के अंडर में जो क्षेत्र थे
ब्रिटिश जो कमिश्नर्स थे उनके अंडर में जो क्षेत्र थे वही जो है संघ शासित क्षेत्रों के रूप में बने। इनकी भौगोलिक दूरी, इनकी सांस्कृतिक वजहें, इन सब कारणों ने मिला के इन्हें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ऐतिहासिक आधार जिसके आधार पर ये भारत भूमि में शामिल हुए, उस आधार पर इनको संघ शासित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। तो कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज है, हम थोड़ा सा इस पर जानकारी लेते हैं। तो आपके सामने ये लेटेस्ट स्थिति है कि कौन कौन से संघ शासित क्षेत्र हैं और इन संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक कौन से हैं। तो आप एक नज़र डालें, नोट भी कर लें आप एक नोटबुक में। मैंने पहले भी कहा है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर हमारे साथ हैं तो कॉपी पे नोट भी करते चलें। लेक्चर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप नोट्स बनाते चलें, अपना लिखा हुआ ही आपका अपना है। तो आप एक नज़र डालें कौन कौन से लोग हैं। मेरी कोशिश थी कि आप तक कुछ जानकारी पहुंचे। यहाँ पर डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। एक डेजिग्नेशन भी है आपके पास में। आप देख पा रहे हैं अंडमान तथा निकोबार के जो प्रशासक हैं एडमिरल डीके जोशी जी, और इन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे जाना जाता है। अंडमान निकोबार के जो प्रशासक हैं डीके जोशी जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पदाभिधान है। चंडीगढ़ है, श्री वीपी सिंह बंदनोर जी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जाने जाते हैं प्रशासक। दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, इन दोनों को मिला गया है। आपको मैंने जानकारी दी थी कि संघ शासित क्षेत्रों में इन दोनों को एक कर दिया गया है 26 जनवरी को। तो श्री प्रफुल्ल पटेल जी प्रशासक का ही पदाभिधान है, डेजिग्नेशन है। दिल्ली है, श्री अनिल बैजल जी हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अभी जो नई यूनियन टेरिटरी बनी है, श्री मनोज सिन्हा जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले यहाँ के पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के, लेकिन उनको दूसरा उत्तरदायित्व तो सौंपा गया है। सो उनको तो इसलिए श्री मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में उनको बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का नया जो केंद्र शासित प्रदेश गठित हुआ है उसकी स्थिति ये है। फिर है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में श्री दिनेश्वर शर्मा जी हैं, आईपीएस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। प्रशासक का इनको डेजिग्नेशन दिया गया। तो ध्यान रखना है कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और कहाँ पे प्रशासक हैं। कभी कभी पॉलिटी में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टेट लेवल पे फैक्ट के बेस पे, तो ध्यान देना है। एडमिरल का कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। 8 केंद्र प्राप्त, पहले 9 थे, दमन दीव को दादरा और नगर हवेली से मिला दिया गया, तो 8 संख्या रह गई है। तो आप देखें कहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कहाँ पे प्रशासक हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। लक्षद्वीप के श्री दिनेश्वर शर्मा जी हैं, प्रशासक के तौर पे जाने जाते हैं। पौंडीचेरी की डॉक्टर किरण बेदी जी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे जानी जाती हैं। और इसके अलावा लद्दाख है, श्री राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे जानी जाती हैं। तो ये महत्वपूर्ण संघ शासित क्षेत्र हैं और इनके गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर, इनके बारे में ये जानकारी है। तो अनुच्छेद 239 कहता है कि संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति
किसकी सहायता से चलाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता से चलाएंगे, प्रशासक की मदद से चलाएंगे। नाम चाहे कुछ भी हो, नाम में क्या रखा है? नाम तो कुछ भी ले सकते हो, जो रिश्ता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो रिलेशन है। नाम में कुछ नहीं रखा है। तो इसी तरह से इस नाम में कुछ नहीं रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कहो, चाहे कृष्ण कहो या राम या ऊपर वाला अल्लाह परवरदिगार, जो भी, सारे एक ही ईश्वर की, एक ही सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। तो देखें आप, ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो आगे चलते हैं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में। आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा कि पहले संघ शासित क्षेत्रों में मंत्री परिषद का जो प्रावधान था वो नहीं था, और किंतु बाद में संशोधन करके पहले पांडिचेरी के विधानमंडल या मंत्री परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया। 37वें संविधान संशोधन के माध्यम से पांडिचेरी या पुडुचेरी में मंत्रिमंडल की स्थापना का प्रबंध किया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जो पहले से ही हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों के मूल संविधान में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के लिए प्रावधान नहीं किया गया था, किंतु संसद को 239 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान कर सकती है। तो संसद 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को ये शक्ति दी गई कि वह कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन कर सकती है। तो एक चीज स्पष्ट है ना, आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी संस्था की, किसी इंस्टीट्यूशन की शक्ति को बढ़ाना हो, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना हो, उसकी पावर्स को एक्सटेंड करना हो, उसके एरिया को विस्तृत करना हो, कम करना हो, ये सब कौन करेगा? संसद करेगा। सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं? नियुक्ति करना हो, अपॉइंटमेंट करना हो, हटाना हो, ज्यादातर के उत्तर कौन है? राष्ट्रपति, स्पेशली केंद्र सरकार के मसले में। राज्य वाले में अधिकांश के राज्यपाल मिलेंगे। फिर इन लोगों के अलावा कौन है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये संस्थाएं। इनके जो हेड हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद, तो इनके जो हेड हैं वो इनसे संबंधित सारी नियुक्तियां करते हैं, हटाने की शक्ति रखते हैं, शपथ दिलवाएंगे, बहुत सारे काम ये लोग करेंगे, खुद करेंगे। तो एक मोटे मोटे उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन। और लेकिन किसी संस्था की शक्ति बढ़ानी हो, घटानी हो, विस्तार करना हो, एक ही उत्तर है उसका, अखिल भारतीय यदि तो देश की संसद ऐसा कर सकती है। तो आपने देखा 239 कह रहा है कि प्रशासक से होगा, लेकिन संसद को अधिकार है कि कोई भी अन्य प्रावधान करे। न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना हो, घटाना हो, संसद के हाथों में है। क्षेत्राधिकार विस्तृत करना हो और मामला सौंपना हो, संसद के हाथों में है। तो इस प्रकार संसद एक ऐसी संस्था है। तो संसद ने क्या किया कि मंत्री परिषद या विधानमंडल का सृजन किया, कुछ राज्यों में कर सकती है। 14वां संविधान संशोधन सन ने संसद को अधिकृत किया कि वो चाहे तो विधानमंडल या मंत्री परिषद की स्थापना कर सकती है। तो 37वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1974 में 239 ए पांडिचेरी के विधानमंडल या मंत्री परिषद की स्थापना की गई। तो इसमें पांडिचेरी में एक 30 सदस्यीय विधानसभा की गठन की गई और 37वां संविधान संशोधन संभवतः उससे संबंधित है, आप इसको चेक भी करें। 37वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 37वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने यह व्यवस्था की कि पांडिचेरी में मंत्री परिषद की स्थापना की जाए। तो
ये महत्वपूर्ण बात थी कि संसद ने ये को व्यवस्था की। लेकिन पहले जिस संविधान संशोधन को पूछा जाता है वो संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। और 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली में एक विधानमंडल दिल्ली में स्थापित करने का प्रावधान किया गया। तो देखते हैं हम। दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं जहां की विधानमंडल यानी विधायिकाएं स्थापित की गई हैं तथा यहाँ का अपना मंत्रिपरिषद है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली और पांडिचेरी के संबंध में प्रायः पूछा जाता है। तो जहाँ 37वां संविधान संशोधन पुडुचेरी से संबंधित है, वहीं दिल्ली के संबंध में 69वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट महत्वपूर्ण है, जिसमें पौंडीचेरी के विधानमंडल जिसमें 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। तो 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। तो दिल्ली के संबंध में कुछ बातें हम जानते हैं, आपके समक्ष हैं। दिल्ली के संबंध में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जिस दिल्ली ने इतना हाहाकार मचा रखा है, इतना विवाद होता है दिल्ली में कि दिल्ली का शासक कौन। अब दिल्ली के शासक तो प्रधानमंत्री जी हुए, लेकिन यहीं पे दुविधा आ जाती है कि दिल्ली का शासक कौन। तो दिल्ली के शासक हो गए प्रधानमंत्री जी, और दिल्ली में ही एक और शासक बैठा हुआ है जो उनके शासन को चिढ़ाना जिसको कहते हैं, चुनौती दे रहा है उनकी नाक के नीचे। तो अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी। तो उनसे देखिए, उनसे जब पूछा जाता था कभी, उन्होंने एक संस्था संचालित की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसी संस्था ने, वो दौर था यूपीए सरकार का जब अचानक से सीएजी विनोद राय के नेतृत्व में कैग ने लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले उजागर करना चालू किए। यकीन मानिए, घोटाले इतने बड़े बड़े थे कि जरा भी गणित से भयभीत होने वाले लोग जीरोज की संख्या देख देख के कपकपी आने लगती थी। कई लोगों ने तो अंदाजा लगाना चालू कर दिया कि इतने लाख करोड़ रुपए में कितने होते होंगे। हाथ से अंदाजा लगाया तो बड़ी मुसीबत वाली बात थी। उसमें कितने लाख करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, और इस तरह के तमाम घोटाले अचानक उभर के आने लग गए। और ऐसा महसूस होने लगा कि भारत तो बाप कितना इसमें भ्रष्टाचार हो गया है, किस दलदल में हम धंस चुके हैं, अब यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। देश में क्रांति के नारे बुलंद होने लग गए। ऐसे समय में रामलीला मैदान, जो कि रामलीला के लिए जाना जाता था हर साल, राम जी की लीला के लिए, और 10 दिनों में मामला निपट जाता था। रावण के दहन के साथ ही सारा देश की समस्याएं समाप्त हो जाती थी। उतना टेन्योर पर्याप्त था 10 दिनों का। 10 दिन में अच्छाई से बुराई बढ़ती हुई और बुराई को अंततः तीर बाढ़ चला के हम लोग रावण जला के बराबर कर देते थे।
लेकिन उसी आंदोलन मैदान से जो है एक विशेष आंदोलन जन्म लेता है, जन लोकपाल आंदोलन जिसको कहते हैं। और जन लोकपाल आंदोलन में पूरे देश की जनता वहां पे प्रवेश करती है, इकट्ठा होती है। सारा देश जो है प्रतीकात्मक रूप से उस आंदोलन के पीछे चलने लग गया। अन्ना जी, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी, ऐसे नारे लगने लग गए। यह अलग बात है कि वहां जो लोग खड़े थे उनसे पूछा गया कि जन लोकपाल विधेयक क्या है, तो इस संबंध में वो कोई संतुष्टिजनक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाए कि इसके प्रावधान क्या होंगे, आखिर जन लोकपाल है कौन, इवन लोकपाल कौन है ये भी नहीं लोगों को पता था। परंतु वो आंदोलन मूवमेंट कर गया और इतना तय था कि देश में करप्शन है और इस करप्शन को उखाड़ने के लिए एक ही संस्था है, जन लोकपाल है। कैमरे लेके लोगों के पीछे लोग पहुंच गए कि जन लोकपाल क्या है। बहुत से लोग इधर उधर देखने लगते थे कि लोग जन लोकपाल मतलब क्या होगा, जन है, लोक है, पाल है, तो कुछ न कुछ तो ऐसा होता होगा। नेपाल है, लोकपाल है, तो जहाँ जहाँ पाल लगा तो कुछ वैसा ही मिलेगा। तो उसके बाद जो है उनसे जब भी पूछा कहते थे मैं भीख मांग लूंगा लेकिन राजनीति नहीं करूंगा, वोट नहीं मांगूंगा। और वो वोट मांगने आए और इतना अच्छा वोट मांगा उन्होंने कि अच्छा है, देश को नेतृत्व दे रहे हैं, प्रशासन अच्छा दे रहे हैं, इस मामले में कोई आलोचना नहीं है। तो परंतु उनके आने के बाद जो समस्या खड़ी हुई वो ये हुआ कि देश का जो संघ शासित क्षेत्र थे, दो संघ शासित क्षेत्र, पांडिचेरी और दिल्ली, तो दिल्ली जैसे संघ शासित क्षेत्र में समस्या पांडिचेरी में भी हुई और वहां भी ये मामला उठा कि शक्ति किसके हाथों में है। तो ये समस्या तब आप समझेंगे जब इस कुछ तथ्यों पर हम नजर डाल लें, तब फिर थोड़ी सी बात करेंगे, आएंगे इस नायक मूवी के इस नायक के तौर पे देखेंगे। सब कुछ है यहाँ, रोमांस है, रोमांच है, प्यार है, जीत पर लव यू भी है, दिल्ली भी है, ऐसी तमाम बातें हैं। एक ऐसा आदमी जो हमारे बीच का है जिसकी खांसी है कि लगता है कि पूरे देश से दवाएं भेजो ठीक हो जाए, ठंडी लगती है तो मफलर कंट्रोल करता है। तो देखेंगे क्या समस्या थी। तो पहली बात यह है कि संशोधनों के 69वें संविधान संशोधन के पश्चात दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 70 सीटें इसकी विधानसभा की बनाई गई। इसका मुखिया मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके उपराज्यपाल प्रशासक होंगे, जो कि आप समझ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जमीन और पुलिस, तीन चीजों पर, जमीन और पुलिस पर, इन पर अधिकार नहीं दिया गया दिल्ली विधानसभा को, इन पर कानून नहीं बना सकती। तो लैंड लॉ और पुलिस पर इनको अधिकार नहीं दिया गया कानून बनाने का। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, तीन चीजें इनको छोड़ा गया। पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, इन तीन चीजों पर इनको दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया और ये पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रखा गया। अब क्या कहा गया, जैसे राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनसे ये अपेक्षा होती है कि वो राज्य के चुने हुए जो विधान परिमंडल है और उसकी सहायता से निर्मित जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह से ही फैसला करेंगे। तो वही बात यहां भी है, परंतु यहां ये नहीं लिखा है कि एलजी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। तो उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की मदद से ही काम करेंगे, लेकिन बाध्य है ये लिखा नहीं है। तो एक तो यहीं से टकराव उत्पन्न होता है। फिर उपराज्यपाल और मंत्रियों के बीच अगर मतभेद पैदा होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा। क्वेश्चन इज दैट कि पहली बात तो आपने देखा समस्या कैसे जन्म ले रही है। पहली बात तो यह है कि इनके हाथ में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड,
लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, तीन चीजें से संबंधित कानून बनाने की शक्ति नहीं है, वरना अपना नायक तो तूफान मचा देता। तो तीन शक्तियां नहीं है। ऊपर से उपराज्यपाल सलाह मानेंगे कि नहीं, क्लैरिटी नहीं है इस बात पे। और तीसरी बात है कि अगर कभी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव हो जाए, लड़ाई हो जाए, जो कि अभी होती ही रहती है, अक्सर ही चलता ही रहता है। पहले नजीब जंग साहब थे, अभी अनिल बैजल साहब हैं, कम से कम इस सरकार के उसमें तो होता रहता है टकराव बहुत सारे मुद्दों पर, खास तौर पे अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के टकराव होता रहता है। तो अगर मंत्री के बीच में और उपराज्यपाल के बीच में टकराव हो तो ये मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। तो राष्ट्रपति इस पर निर्णय कर सकते हैं और उन्हीं का निर्णय अंतिम रहेगा। लेकिन कोई मामला बहुत अर्जेंट है तो उपराज्यपाल को ये अधिकार है कि वे अपने विवेक से निर्णय ले लें। अब ये स्थिति है और पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली को इसका शिकार होना पड़ा है। इन दो सत्ता के तंत्र के बीच में जो दो सिस्टम है, इसमें पिसना पड़ा है। यदि केंद्र में और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में एक ही सत्ताधारी दल या सत्ताधारी गठबंधन की सरकार है, तब तो बहुत स्मूथली फंक्शन हुआ। पिछले इस सरकार के पहले शीला दीक्षित जी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी यहाँ की मुख्यमंत्री दिल्ली की रहीं और दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार के साथ और उन वर्षों में मुख्य रूप से, विशेष रूप से केंद्र में भी उन्हीं के दल के नेतृत्व में सरकार थी। तो इसका फायदा ये मिला कि दिल्ली को में कभी इस तरह की समस्या नहीं आई, ये मुद्दे कभी उठे नहीं। जब लड़ाई हुई नहीं तो लड़ाई निपटेगी कैसे, इस पर कभी प्रश्न ही नहीं उठा, चर्चा भी नहीं हुई। और अच्छा है कि कानूनी प्रावधान, तकनीकी प्रावधान कभी भी सत्ता समाधान का हिस्सा ना बने, ज़्यादा बेहतर तो यही होता है। हमारी भारतीय परंपरा में तो ऐसे मामले घर बैठ में के सुलझ जाते थे। आत्मनिर्भर व्यवस्थाएं थी, बहुत सारी चीज़ें पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से, वो आज की पंचायती राज नहीं, गांव की पंचायतों के माध्यम से सुलझ जाया करते थे। घर के आस पड़ोस के, परिवार के, गांव के बड़े बुजुर्ग मिल कर के वस्तु स्थिति तुरंत बता देते थे। गवाह की, साक्ष्य की, इस तरह की तकनीकी दाव पेच की आवश्यकता नहीं थी। तो बेहतर है कि ऐसे ही सुलझ जाए। तो ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब सरकारों के ध्रुव बदले, सरकारों के पक्ष बदले, दो विपरीत पक्ष से लोग दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन और पूरे देश की राजधानी दिल्ली का प्रशासन संभालने वाली जब हुई तो टकराव के मुद्दे उठे। तो ये स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में 69वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से स्थापित 70 सीटों वाली जो विधानसभा है, वहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई। तो बाकी क्षेत्रों में जहाँ भी विधानमंडल नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति के पास विधान निर्माण का एकाधिकार है। और जब जिन क्षेत्रों में विधानमंडल है तो वहाँ पर विधानमंडल इन मुद्दों पे कार्य करता है। तो देखते हैं कुछ और बातें हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में गठित केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 की समाप्ति के पश्चात एक नया संघ शासित क्षेत्र गठित हुआ है। जम्मू कश्मीर जो पहले भारत का एक राज्य था, उससे उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से 2 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए हैं, जिसमें लद्दाख बिना विधानसभा वाला क्षेत्र होगा और जम्मू विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो यद्यपि उस विधानसभा के अभी वहाँ पे स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं, तो सस्पेंडेड मोशन में है, निलंबित अवस्था में है,
इसके पहले ही चूंकि सरकार गिर चुकी थी, तो वहाँ की महबूबा मुफ्ती और भाजपा अलायंस जो था, तो वो सरकार गिर चुकी थी, तो राष्ट्रपति शासन पहले से ही वहाँ पर लगा हुआ था। तो इस केंद्र शासित प्रदेश में क्या असर पड़ने वाला है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस बारे में देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कश्मीर का नए सिरे से परिसीमन करवाएंगे। सबसे बड़ी बात है डिलिमिटेशन, परिसीमन आयोग की हमने चर्चा की थी, आपसे पढ़ा है आपने संसद वाले हिस्से में। तो वही परिसीमन आयोग नए सिरे से परिसीमन होगा। थोड़ा सा इस पर बातचीत भी हमारी हुई थी। यहाँ विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। अभी जम्मू में 83, लद्दाख में 4 और विधानसभा सीट थी। 24 सीटें पीओके में भी है जिनको खाली छोड़ दिया जाता है, जिन पर चुनाव नहीं होते। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या 107 थी, जो नए परिसीमन के बाद 124 तक पहुंच सकती है। तो दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है, आपने देखा है पिछले लेक्चर्स में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कौन कर सकती है? संसद। 231 अनुच्छेद के तहत तो दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होगा। जम्मू कश्मीर राज्य, सॉरी इसमें ये गलती है, दोनों राज्य नहीं हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का एक ही हाई कोर्ट होगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाई कोर्ट होगा, जिसके न्यायिक क्षेत्र में दोनों केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। दिल्ली और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हाई कोर्ट के पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जज, वकील दोनों की खर्चा, सैलरी वगैरह प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर वहन होगी। नया कानून लागू होने के बाद केंद्र के 106 कानून लागू हो जाएंगे। आधार एक्ट, शत्रु संपत्ति एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, आरटीआई एक्ट जैसे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे और कई सारे ऐसे परिवर्तन होंगे। तो कुछ और बदलावों को आप देखें कि जम्मू कश्मीर के नए इसमें अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश बनने और 370 धारा 370 के हटने के पहले जम्मू कश्मीर में कि अपनी आपराधिक प्रक्रिया संहिता हुआ करती थी, अब वो केंद्रीय सीआरपीसी में बदल जाएगी। वहाँ पर रणबीर दंड संहिता के माध्यम से चलती थी, जिसके आधार पर निर्णय किए जाते थे, जो भारतीय दंड संहिता का ही मिलता जुलता रूप है, लेकिन अब भारत की दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड से शासन होगा। तो कश्मीर के सीआरपीसी में केंद्रीय सीआरपीसी से अलग कुछ प्रावधान थे, वो भी है। राज्य के अनुरूप महिलाओं और बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून है। इसके अलावा कुछ बातें आपने बहुश्रुत ढंग से सुनी होगी कि यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक से विवाह कर लेती थी तो उसे संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। अन्य राज्यों के निवासियों को जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की या संपत्ति खरीदने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि पाकिस्तानी से व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो उसको भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। इसके अलावा बहुत से वहाँ समुदाय थे जो कई वर्षों से रह रहे थे, उनको भी नागरिकता नहीं प्राप्त हो जा पा रही थी। तो धारा 370 की समाप्ति के पश्चात ये सभी अधिकार अन्य राज्य के नागरिक भी वहाँ संपत्ति खरीद सकेंगे, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे और अन्य जो प्रावधान हैं उनमें भी बदलाव आएगा। तो संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में मैंने अनुच्छेद 239 के माध्यम से जानकारी दी, जहां सीधे राष्ट्रपति प्रशासक के माध्यम से करते हैं, और पौंडीचेरी तथा दिल्ली जैसे संघ शासित क्षेत्रों में जहां 37वें संविधान संशोधन से पौंडीचेरी में, वहीं 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से
दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई और दिल्ली 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार दिया गया। तो 69th जो 69वां संविधान संशोधन है वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में विधानसभाओं की स्थापना कब की गई। तो दिल्ली में विधानसभा की स्थापना किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई, तो 69वां संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई और इसके माध्यम से वहाँ एक मंत्रिमंडल निर्मित किया गया जो सारे फसाद की जड़ बना हुआ है। अभी भी सवाल अनिर्णित हैं। मुख्यमंत्री जी की मांग है कि दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। केजरीवाल साहब कहते हैं भैया ये कैसे मुख्यमंत्री हैं हम, जिसके पास न अपनी पुलिस है न अपने अधिकारी हैं तो वो केंद्र के हैं, न अपना लोक सेवा आयोग है हमारे पास में, तो किस बात के मुख्यमंत्री। जब हम नियुक्ति नहीं करते हैं तो ये अधिकारी हमारी सुनते भी नहीं हैं, इनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग भी हमारे हाथों में नहीं है। और दूसरी बात कि पुलिस नहीं है हमारे पास में। अब पुलिस जब कोई बात, जबकि जो अव्यवस्थाएं होती हैं, जो समस्या खड़ी होती है कानून और व्यवस्था के संबंध में, उसके लिए हम भी आलोचना के घेरे में आते हैं। और राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री होने के नाते बहुत बार सवाल मुझ तक ही आते हैं सीधे। होता भी है, हम जो देश की आम जनता होती है वो कई बार ये नहीं जानती कि कौन क्या करता है या संविधान किसको क्या दायित्व सौंपता है। सीधे सीधे जिस आदमी को पर्सनली वो जिसके बारे में विचार होता है, जैसे अगर जो है दाल में नमक कम हो गया है तो मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर दाल जल गई है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं, घर के नल में पानी आ रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं, पानी नहीं आ रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। ऐसे ही दिल्ली के लोगों के लिए भी सड़क में एक पत्थर पाँव में लग गया तो वो केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, किसी झाड़ू से डस्ट उठ रही तो केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। और केजरीवाल साहब हैं भी ऐसे, वो स्वीकार भी करते हैं इसी छोटे छोटे काम, भाई मच्छर भगाना है हम लोगों को, आज का टारगेट ये है मच्छर भगाना है, अगले दिन का टारगेट शाम को आपको बताया जाएगा, शाम का टारगेट ये है कि आपको पत्ते तोड़ने हैं, अगले दिन का टारगेट क्या है ये आपको कल सुबह मैसेज आ जाएगा, अगले दिन का मैसेज है कि आज आपको फूल तोड़ने हैं। तो ऐसे ऐसे जो है चीज़ें चलती। तो देश की मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की जो आम जनता है वो वास्तव में जिसको भी रिस्पॉन्सिबल सीधे जिम्मेदार समझती है उसी के ऊपर आरोप लगाती है। तो दिल्ली के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी फुल स्टेटहुड की डिमांड करते हैं और फुल स्टेटहुड की डिमांड के अंतर्गत उनकी जो मांग है उसमें 3 प्रमुख मांगे हैं। तो चलते चलते इस चर्चा को भी थोड़ा सा हम लोग करते चलें कि दिल्ली के की जो पूर्ण राज्य की जो डिमांड है उसमें 3 बातें शामिल हैं। एक तो दिल्ली की पुलिस मुख्यमंत्री के अंतर्गत कार्य करनी चाहिए। ये अंतर्गत कार्य करनी चाहिए। दूसरा, अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण, इस तरह के उनकी मांगे हैं। इस संबंध में जब मामला न्यायालय में पहुंचा, न्यायपालिका में पहुंचा और दिल्ली के फुल स्टेटहुड पर पूर्ण राज्य की मांग पर जब चर्चा हुई तो न्यायपालिका का कहना था कि दिल्ली की स्थिति अन्य राज्यों जैसी नहीं है, दिल्ली एक देश की राजधानी है,
सेंटर की राजधानी है, इसलिए उसे और राज्यों जैसे इसकी स्थिति नहीं की जा सकती है, बदलाव उस तरह से नहीं किए जा सकते हैं। दिल्ली वास्तव में अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन डीसी जैसी स्थिति है, तो यहाँ कानून और व्यवस्था सब कुछ जो है राज्य पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर नहीं छोड़ा जा सकता है, इसलिए दिल्ली की स्थिति वैसी नहीं हो सकती। दिल्ली को यदि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाए तो क्या होगा, पुलिस अगर दिल्ली के हाथों में आ जाए तो क्या होगा, तो पुलिस का जो खर्चा है, पूर्ण राज्य का दर्जा, तो पुलिस का खर्चा राज्य को वहन करना पड़ेगा, खर्चा राज्य को वहन करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कर लगेंगे, ज़्यादा कर लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। इसके अलावा इनको केंद्र से अनुदान मिलने लगेगा जो राज्यों को प्राप्त होता है। तो ये कुछ बातें होंगी जो फायदा होगा इनको, तो ले देंगे। पूर्ण राज्य के दर्जे के संबंध में स्थिति ये है कि एक प्रमुख मांग है वर्तमान सरकार की, और वहीं दूसरी ओर केंद्र का और जो न्यायपालिका है उसका रुख इस मामले में भिन्न है। तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाए उसके संबंध में हमने ये कुछ जानकारियां देखी। तो महत्वपूर्ण बात है, इससे आपकी जानकारी उपयोगी है। प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी सवाल हो सकते हैं इसमें से वो सारे डायमेंशंस लगभग हमने कवर कर लिए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम दूसरे वीडियो पर दूसरे बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।